नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ और खबर आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर उत्तराखंड की। उत्तराखंड में साइबर धामी अटैक पर सीएम धामी सख्त, विभागीय अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। उत्तराखंड के टिहरी में आईटीबीपी की बस पलटी, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा, 24 जवान घायल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। ऋषिकेश में राफ्टिंग कराने के लिए तैयार बेटियां, 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद अब गंगा की लहरों पर कराएंगी मृतकों को सैर। चमोली के चौखंबा पर्वत पर विदेशी ट्रैकर्स लापता, अमेरिका और ब्रिटेन की है दोनों महिला ट्रैकर्स। एक्शन में दून के डीएम सविन बंसल पहचान छिपाकर अस्पताल की लाइन में लगे, हाल देख सीएमएस समेत 5 डॉक्टरों का वेतन रोका गया। जॉली ग्रांट हेलीपैड से बद्रीनाथ केदारनाथ की हेली सेवाएं 28 अक्टूबर से होंगी बंद, 1900 यात्रियों ने किए दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का और खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रयासरत सरकार। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में इसी साल से पढ़ाई शुरू होगी। अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में इसी साल से पढ़ाई शुरू होगी। इसी साल से मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रदेश में 8 नए सब जिला अस्पताल संचालन की तैयारी। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में इसी साल से पढ़ाई होगी शुरू। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश में 8 नए सब जिला अस्पताल संचालन की तैयारी। संचालन करने के लिए सरकार द्वारा विचार किया जा रहा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रयासरत सरकार। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में इसी साल से पढ़ाई शुरू होगी। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, इसी साल से मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। और अब प्रदेश में 8 नए सब जिला अस्पताल संचालन की तैयारी। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में इसी साल से पढ़ाई शुरू होगी। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रयासरत सरकार। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में इसी साल से पढ़ाई शुरू होगी। इसी साल से मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। अब प्रदेश में 8 नए सब जिला अस्पताल संचालन की तैयारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष और जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने शक्ति नहर पर 60 के दशक में बने पुलों की खस्ता हाल पर चिंता जाहिर करते हुए नए पुलों के निर्माण की मांग करते हुए तब तक इन रास्तों पर वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था किए जाने की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने ऊर्जा सचिव को ज्ञापन भेजकर इस संबंध में मांग की है। दरअसल डापथर बैराज से लेकर के जो ढालीपुर बैराज है उसके बाद कुल्हाल तक जो इस संबंध में जो इसके पुल हैं, जो शक्ति नहर पर बने हुए पुल हैं, उनके बारे में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो भारत सरकार की संस्था है
उसने जो रिपोर्ट सौंपी है वो रेड अलर्ट कर दिया उसने विभाग को, और बहुत चौंकाने वाली है। उसने स्पष्ट लिखा है कि इसमें जो तमाम पुल हैं, उनके जो पायर्स हैं, जो उनके पिलर्स हैं, उनमें क्रैक आ चुकी है, मिसअलाइंड हो चुके हैं, उनकी जो बैरिंग है वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, और वो कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, दुर्घटना का सबब बन सकते हैं, कारण बन सकते हैं, जान माल की हानि हो सकती है। इन तमाम पुलों को लेकर के कई बार ये समझ लीजिए आप, कई वर्षों से जनसंघर्ष मोर्चा हम लगातार आंदोलित भी हैं, प्रयास कर रहे हैं, और इसमें जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट उन्होंने, जो भारत सरकार की रिपोर्ट है वो एमडी यूजेबीएनएल के उन्होंने शासन को उसमें प्रेषित किया है, और उसमें उन्होंने सुझाव भी दिया कि इन पुलों के स्थान पर नए पुल बनने चाहिए, बहुत जीर्ण शीर्ण है, 50-60 साल पुराने हैं, और ये जो भारी वाहन जो 50-50 टन उप खनिज लेकर के तमाम जो सामग्री लेकर चल रहे हैं, ये किसी न किसी वक्त भी कोलैप्स हो सकते हैं। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको विकासनगर से बता रहे हैं, जहां विकासनगर अंतर्गत सेलाकुई के माया देवी विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2047 तक विकसित राष्ट्र की ओर भारत विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस सम्मेलन में शिक्षाविदों, शिक्षकों और शोध छात्र व छात्राओं ने भाग लिया और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा की। साथ ही राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न विशेषज्ञ पैनल चर्चाओं का आयोजन भी किया गया, जिनमें पाठ्यक्रम सुधार, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और शिक्षा के आधुनिकीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। Goes to Manisha. Administration Research, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie. Funding एवं प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन सीता माया देवी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मनोहरलाल माया देवी विद्यालय के द्वारा यहाँ पर नई शिक्षा नीति पर तमाम जो विद्वत हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया है। हमने अपने पेपर हिस्सा था, मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे सामने एक जो बच्चा रिसर्च कर रहा है उसने भी अपनी बात यहाँ पर रखी है। मैं सोचता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार लाई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस पर काफ़ी फोकस किया था, वो भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए और शिक्षा को बहुआयामी और समग्रता में विचार करने की ओर ये शिक्षा नीति ले जाएगी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोड मैप तैयार किया है 2047 का भारत, यानी कि जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष होने वाले होंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था ये दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था होगी। अब खबर आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां बीते 3 अक्टूबर को आपदा प्रबंधन विभाग चमोली को इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जनपद अंतर्गत चौखंबा पर्वत में 6015 मीटर की ऊंचाई पर 2 पर्वतारोही फंस गए हैं, जिनका तुरंत हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया जाना है। आईएमएफ से प्राप्त सूचना के क्रम में सभी संबंधितों को अलर्ट करते हुए भारतीय वायुसेना से उक्त फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित निकाले जाने का अनुरोध किया गया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग चमोली, भारतीय वायुसेना एवं एसडीआरएफ उत्तराखंड व अन्य विभागों के सहयोग से 4 अक्टूबर 2024 को तत्काल बचाव अभियान प्रारंभ किया गया। बचाव अभियान के तीसरे दिन यानी आज 6 अक्टूबर को 2024 को दोनों पर्वतारोही को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है।
और अब खबर टिहरी से है, जहां पूर्व व वर्तमान भाजपा विधायकों के बीच जारी वर्चस्व की जंग में निर्माणाधीन आयुष हॉस्पिटल खटाई में पड़ता जा रहा है। पूर्व विधायक धन सिंह नेगी के कार्यकाल में आयुष अस्पताल स्वीकृत हुआ। अस्पताल निर्माण के लिए न सिर्फ 15 करोड़ 74 लाख 48 हजार रुपए धनराशि स्वीकृत हुई, बल्कि तत्कालीन जिलाधिकारी मंगेश घिड्डियाल ने अस्पताल निर्माण के लिए सरकारी जमीन भी आवंटित करते हुए आयुष विभाग को स्वामित्व सौंप दिया। पैरोकारी के चलते विभाग ने निर्माण एजेंसी के माध्यम से कार्य भी शुरू कराते हुए भारी भरकम आरसीसी दीवार खड़ी कराते हुए उपलब्ध बजट में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब स्थानीय लोगों को निर्माणाधीन अस्पताल स्थानांतरित होने की आशंका सता रही है। क्षेत्र में चर्चा है कि मौजूदा विधायक किशोर उपाध्याय निर्माणाधीन आयुष अस्पताल को जगनीड़ी धार बाजार के समीप कोर्टी गांव स्थानांतरित किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लाभ से वंचित होने को लेकर क्षेत्रीय निवासियों में मायूसी के साथ नाराजगी भी है। ग्रामीणों ने पूर्व विधायक की अगुवाई में बैठक कर बन रहे अस्पताल की शिफ्टिंग का विरोध किया है। ग्रामीणों ने कहा कि निर्माण पर 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अस्पताल स्थानांतरित किया जाना अविवेकपूर्ण है। खरीदार इस क्षेत्र के जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, पूर्व प्रधान, ग्राम प्रधानों की बैठक बुलाई गई थी जनप्रतिनिधियों की, और सबने ये पूछा है कि आखिर हॉस्पिटल का कार्य बंद क्यों है। मैंने कहा स्थानीय विधायक से पूछिए, हमने तो इसको स्वीकृत किया है। 4120 वर्ग मीटर भूमि जो है विभाग के नाम इंद्राज है, म्यूटेशन हो रखा है। भूमि का जियोलॉजिकल सर्वे होने के बाद, जमीन देने के बाद तब जियो होता है। 15 करोड़ 76 लाख 48 हजार स्वीकृत है। 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है, और आज जो है उसको इधर उधर भटकाने की बात हो रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। 6 साल जाती है, जनता के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए क्या है कि लोगों में एक बिना बात के चुनाव के वक्त में लोगों को भ्रमित करने की एक बड़ी एक उसको एक कला भी कह सकते हैं। मैंने परसों जो है कुछ लोगों ने मुझे कहा, तो मैंने उन्हीं को उसका कोऑर्डिनेटर बना दिया है कि जहाँ पर वो ठीक समझें। बल्कि मैं उसमें जिलाधिकारी जी को चिट्ठी लिखूंगा कि इन्हीं को इसका कोऑर्डिनेटर बना के, और जहाँ पर ये कहते हैं उनके मानकों के अनुसार वो केंद्र सरकार का जो है वो बनना है, उसका पैसा भी केंद्र सरकार ने देना है। गुमराह किया जा रहा है। कभी कह रहे हैं कि इसको हम जाखनेदार शिफ्ट कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं यहाँ कुछ करेंगे, कभी कह रहे हैं ज़मीन कम पड़ रही है। जब इस जगह का जो है जायजा लिया गया था, उस टाइम पर जिला अधिकारी महोदय ने पूरी ज़मीन की सर्वे करवा कर पूरा जगह कंप्लीट होने के बावजूद यहाँ की जो मिट्टी है वो रुड़की तक पहुँचाई गई है। ये जगह जो है सही पाई गई है। सही पाने के बाद जो है इसको जो है यहाँ से हस्तांतरण क्यों किया जा रहा है, जबकि इस पर साइड डेवलपमेंट जो है कम से कम 2 करोड़ से ऊपर खर्च हो चुका है, और काश्तकारियों का जो पैसा है वो भी वेस्टेज में पड़ा हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर का। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के पुरकुल गांव में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अवस्थापना मद से स्वीकृत लगभग 3 करोड़ रुपए से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। मंत्री गणेश जोशी ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार शिलान्यास भी करती है और लोकार्पण भी। उन्होंने मसूरी क्षेत्र के लोगों के अपार स्नेह के लिए आभार जताते हुए कहा कि वे इस क्षेत्र में अभी तक 54 सामुदायिक भवन बनवा चुके हैं। गढ़ी कैंट में उत्तराखंड के सबसे बड़े सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है, जिसका जल्द ही लोकार्पण भी किया जाएगा। सामुदायिक भवन में शादी समारोह और सामाजिक कार्य होते हैं। इस दौरान लोगों ने पुरकुल गांव में बरसाती नाले के पास पुल निर्माण का आग्रह किया, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया।
खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का। देवभूमि उत्तराखंड में भू कानून के साथ ही मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासी बवाल छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस इसको एक ओर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गोपनीयता की शपथ उल्लंघन करने के साथ ही सरकार से ऑर्डिनेंस लाने और तत्काल जमीन की रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने की मांग कर रही है। इसके अलावा मूल निवास एवं भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सशक्त भू कानून के साथ ही मूल निवास अनिवार्य करने के लिए सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग उठाई है। इसके साथ ही समिति ने मलिन बस्तियों को मालिकाना हक न देने की मांग की है, जबकि कांग्रेस मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए सरकार से कानून बनाने की मांग करते हुए विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने भाजपा पर राज्य के भू कानून को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि भाजपा की पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में भू कानून में संशोधन करते हुए पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया था। इस फैसले से कोई भी राज्य में कहीं भी भूमि खरीद सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का तर्क है कि पहाड़ों में उद्योग चढ़े, इसके लिए ये संशोधन किया गया था। हालांकि अब धामी सरकार इसमें संशोधन की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस ने सरकार से कितने उद्योग राज्य में स्थापित हुए हैं, इसका श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। इसलिए आज हम कर रहे हैं मलिन बस्तियों का सवाल, भू कानून पर बवाल। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सशक्त भू कानून बनाए जाने की घोषणा के बाद राज्य में भू कानून के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता को भरोसा दिलाते हुए सशक्त भू कानून बनाने का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन, शिक्षा, ग्रामीण विकास के नाम पर अधिग्रहित भूमि का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और अगले विधानसभा सत्र में हम भू कानून संशोधन विधेयक लाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री के इस ऐलान पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री धामी पर गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करने के साथ ही सरकार से ऑर्डिनेंस लाने और तत्काल जमीन की रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा मूल निवास एवं भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सशक्त भू कानून के साथ ही मूल निवास अनिवार्य करने के लिए सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग उठाई है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर राज्य के भू कानून को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। मैंने जिस दिन उन्होंने ये कहा, मैंने तत्काल उन्हें ये कहा कि भाई मैंने जनता को कहा कि ये ऊँट अब पहाड़ के नीचे आया है, लोगों की बात सुनने लगा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं कल से देहरादून में हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि सचिवालय से मेरे पास तमाम ये बातें हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने पहले हलचल पैदा करके इस बारे में वो लोग जो इस प्रकार के व्यापार में सम्मिलित हैं, एक उनके लिए एक नई खिड़की खोल दी, एक नया रास्ता खोल दिया। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी के पास ये मौका था कि मुख्यमंत्री जी इसमें ऑर्डिनेंस लाते, और गोपनीयता की शपथ इसीलिए दिलाई जाती है कि ऐसे मामलों में आप गोपनीयता के तौर पर काम करके अंजाम दे दें काम को, और ऑर्डिनेंस लाते, और उसके बाद जब विधेयक बनने का वक्त उन्होंने विधानसभा सत्र में कहा कि बजट सत्र में करेंगे तब करते। लेकिन उन्होंने समय से पहले ये कह के एक नई बहस को जन्म दे दिया और राज्य के प्रति उनकी निष्ठा पर प्रश्न खड़ा होता है। कोई भी कानून को पारित करने के लिए बकायदा विधानसभा पटल पर रखा जाता है। नारायण दत्त तिवारी जी का हमें वो काला इतिहास नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ एक छल किया था। आरक्षण देने के नाम पर उनको मुंह जवानी आदेश दे दिया था कि हम आपको आरक्षण देते, और कितने छात्रों का भविष्य अंधेरे में चला गया था। वो काला अध्याय अपना इनको नहीं भूलना चाहिए। उसी प्रकार का कोई भी कार्य हमारी भाजपा सरकार करने में एकदम भी राजी नहीं होती है। हम कोई भी अगर फैसला लाते तो उसको विधानसभा की पटल पर रखते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं, उसकी बारीकियों को समझने के बाद धरातल पर उतारते हैं। और एक बात मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहूँगी कि 2001 से 3 तक जब इनकी सरकार रही थी, उसके पहले उत्तराखंड की नींव पड़ रही थी। उत्तराखंड की नींव पड़ते ही आप थे सत्ता में। आपको अगर इतनी ज्यादा चिंता होती तो आप उस समय इस प्रकार का कठोर निर्णय लेकर अवश्य आते।
आपको बता दें, उत्तराखंड की पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में भू कानून में संशोधन करते हुए पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया था। इस फैसले से कोई भी राज्य में कहीं भी भूमि खरीद सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का तर्क है कि पहाड़ों में उद्योग चढ़े, इसके लिए यह संशोधन किया गया था। हालांकि अब धामी सरकार इसमें संशोधन की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस ने सरकार से कितने उद्योग राज्य में स्थापित हुए हैं, इसका श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। वहीं एक और जहां राज्य में सशक्त भू कानून बनाकर सरकार से राज्य की जमीन को बचाने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मलिन बस्तियों के मुद्दे पर भी सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए सरकार से कानून बनाने की मांग करते हुए विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति सरकार से मलिन बस्तियों को नियमित ना करने की मांग कर रही है। पहाड़ में हमेशा एक आरोप लगता रहा, राज्य बनने से पहले भी और आज भी, कि पहाड़ों में पलायन हो रहा है, पहाड़ों में विकास नहीं है, पहाड़ों में अच्छी शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, और धार्मिक पर्यटन को छोड़ दिया जाए तो पर्यटन का भी डेवलपमेंट, पर्यटन का भी जो विकास वहाँ पर होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और इसलिए जो 2018 में कुछ अमेंडमेंट लाए थे कि भाई अगर कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बड़ा अस्पताल बनाना चाहता है, मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता है। हमने तो मलिन बस्तियों के लिए 2016 में कानून बना दिया था, उनके रेगुलाइजेशन के लिए कहा था, नियम बना दी थी, एक्ट लाए थे हम तो हाउस में, लेकिन सरकार ने विगत 8 वर्षों में मलिन बस्तियों के रेगुलाइजेशन के लिए कोई काम नहीं किया। देखिए, पहले तो सरकार दोषी है, मलिन बस्तियों के रख रखाव नहीं कर पा रही है, उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं कर पा रही है, पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, तमाम चलने के रास्ते, नाली, वो आप देखिए पानी निकासी की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं सरकार को, जो मलिन बस्तियाँ, आगे की सरकार सबक ले, कम से कम ऐसी मलिन बस्तियाँ न बने, सुचारू रूप से बने, सही तरह प्लान्ड तरीके से बने, लेकिन जो बन गई हैं उनको बेघर नहीं किया जाना चाहिए, उनको उजाड़ना उचित नहीं है। हमारा सरकार से है कि वो मलिन बस्तियों की तरफ ध्यान दे और उनका रेगुलेशन करके उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में निकाय चुनाव से पहले मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक और जहां सरकार अगले साल सत्र में भू कानून लाने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस तत्काल सरकार से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। देखना होगा धामी सरकार इन तमाम मुद्दों पर क्या निर्णय लेती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।